सोचो अगर आज से 30 साल बाद फ्यूचर के लोग अचानक प्रेजेंट टाइम में आकर ये कहे कि ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है और हमें आपकी मदद चाहिए, और सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि वो एलियंस के खिलाफ फ्यूचर में हो रही वॉर में लोगों को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कौन सा एलियन मॉन्स्टर आ गया है जो पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है? और अब सवाल ये है कि क्या भूतकाल से लोग फ्यूचर में जाकर उस मॉन्स्टर को रोक पाएंगे? चलिए देखते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखने वाले हैं द टुमारो वॉर की पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2051 से, जहां आसमान से कुछ सोल्जर्स नीचे पानी में आ गिरते हैं और इनमें एक बायोलॉजी प्रोफेसर भी था जिसका नाम था डैन, जिसके हाथ में इस वक्त हथियार था। हम यहाँ देखते हैं कि पूरी दुनिया में खतरनाक जंग का माहौल है और यहाँ से कहानी चली आती है पास्ट में, यानी आज से 28 साल पहले दिसंबर 2022 में, जहाँ डैन को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। वो एक बायोलॉजिस्ट है लेकिन उसके पास कोई ढंग का जॉब नहीं है, इसलिए वो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है। डैन का एक आर्मी रिसर्च लैब में इंटरव्यू था जिस वजह से वो काफी खुश था, लेकिन इंटरव्यू के लिए जाते वक्त ही उसे उस कंपनी से कॉल आता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सुनकर डैन को काफी गुस्सा आता है। अब उसके बाद डैन घर आकर अपने फैमिली के साथ फुटबॉल मैच देख रहा होता है, लेकिन तभी फील्ड पर कुछ ऐसा होता है जिसे देख डैन के साथ मैच देख रही पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि फुटबॉल मैच के दौरान ग्राउंड पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से हथियारबंद सोल्जर्स बाहर आते हैं, जिनमें उनकी लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट भी थी। वो सभी को बताती है कि वो फ्यूचर से आए हैं, जहाँ 2051 में व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियन मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है और वो इस जंग में हार रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 11 महीनों में पूरी धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। वो कहती है कि मैं आप सबसे मदद मांगने आई हूँ ताकि वो इस जंग को जीत सके। अब इस घटना के बाद सभी देश उनकी मदद करने के लिए लोगों को सेना में भर्ती करते हैं और उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्यूचर में इंसानों की आबादी 5 लाख से घटकर काफी कम हो गई थी। वहाँ भेजे गए 50% लोगों की जान जाने से लोग अब फ्यूचर में जाने के लिए सवाल उठाने लगे हैं, जिसके चलते वो फ्यूचर में जाने के लिए विरोध करने लगते हैं। असल में इन्हें 7 दिन के लिए फ्यूचर में भेजा जाता है। अगर वो 7 दिन वहाँ जिंदा रहे तो फिर से पास्ट में आ जाते हैं। उधर डैन की बेटी इस बात से काफी बेचैन हुए जा रही थी कि उन्हें फ्यूचर में भेजा जाएगा। तभी वहाँ डैन आकर उसे शांत करता है। अगले दिन जब डैन अपनी बायोलॉजी क्लास में था तभी उसे अपने फोन पर एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसे जल्द से जल्द आर्मी रिसर्च सेंटर आना है। डैन ये सोचकर फौरन वहाँ आता है कि अब उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन वहाँ आकर उसे पता लगता है कि आर्मी उसे जंग के लिए फ्यूचर में भेजने की तैयारी कर रही है। डैन के हाथ को एक मशीन में डालकर हाथ पर एक डिवाइस लगाया जाता है। सोल्जर्स उसे बताते हैं कि इस डिवाइस से हम तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे और अगर इसके साथ तुमने कुछ भी छेड़छाड़ की तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब डैन को 24 घंटे के अंदर अपना सारा पर्सनल काम निपटाना होगा, जिसके बाद उसे फ्यूचर में जाने के लिए ट्रेन किया जाएगा। हालांकि ये सब डैन के मर्जी के बिना हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ हम डैन की वाइफ एमी को देखते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट है और वो फ्यूचर से वापस आए लोगों की काउंसलिंग कर रही थी। तभी वह डैन आकर एमी को बताता है कि उसे फ्यूचर में भेज रहे हैं। एमी जानती थी कि डैन की जान को वहाँ खतरा होगा, इसलिए वो उसे जाने से मना करती है, जिस पर डैन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एमी डैन को उसके पिता की हेल्प लेने की सलाह देती है क्योंकि वही है जो इस डिवाइस को निकाल सकते हैं। अगले पल जब डैन अपने पिता के पास वो डिवाइस को निकालने के लिए आता है तब वो पुरानी बातों को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, इसलिए डैन बिना उस डिवाइस को निकाले वापस घर आ जाता है। वो एमी से कहता है कि उसे जंग लड़ने जाना ही होगा। ये सुनने के बाद एमी काफी रोने लगती है, लेकिन डैन उससे वादा करता है कि वो 7 दिन में वापस जरूर आएगा। जिसके बाद वो अपनी बेटी मूरी को अलविदा करके रिसर्च सेंटर चला आता है। यहाँ डैन के साथ कई और लोग फ्यूचर में जाने वाले थे। सबको आर्मी ड्रेस पहना कर अलग अलग ग्रुप में भेजा जाता है, जिसमें डैन के टीम का नाम था आर फोर्स, जो कि एक रिसर्च टीम है। यहाँ डैन के टीम से एक औरत सवाल करती है कि वो टाइम मशीन से पास्ट में जाकर जंग शुरू होने से पहले ही उसे क्यों नहीं रोक सकते, जिस पर वहाँ बैठा एक शख्स उसे बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल तक ही ट्रेवल कर सकती है, जिसमें वो सिर्फ 2051 में जाकर वापस 2022 में आ सकते हैं। अब रात में जब डैन अपने दोस्त चार्ली से बात कर रहा था तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है, यानी उन्हें अभी के अभी फ्यूचर में जाना था, पर अब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताती है कि
एलियंस ने हमारे रिसर्च लैब पर हमला कर दिया है और अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो जंग में हार जाएंगे। इसके बाद सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक एक करके फ्यूचर में भेजा जाता है, लेकिन मशीन में कोई खराबी आने के कारण वो फ्यूचर में सेफ लैंडिंग नहीं कर पाते। वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ डैन और कुछ लोग तो स्विमिंग पूल में गिरने से बच जाते हैं, लेकिन काफी लोग इतने ऊपर से जमीन पर गिरने के कारण मारे जाते हैं। यहाँ के हालात और हर तरफ एलियंस को देख उनकी हालत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम फ्यूचर के कर्नल को देखते हैं जो जिंदा बचे लोगों से कांटेक्ट करती है। वो डैन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाना है। इसके बाद डैन अपनी टीम के साथ लैब की तरफ निकल पड़ता है। सभी जब लैब आते हैं तो वो देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को मार दिया है। ये जानकर कर्नल एकदम से शांत हो जाती है। वो डैन को वहाँ से हार्ड ड्राइव लाने के लिए कहती है। इन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि एलियंस किसी भी वक्त यहाँ आ सकते थे। डैन अपने साथ सारे टेस्टिंग सैंपल्स भी ले लेता है, लेकिन इस दौरान लैब में एलियंस आने लगे थे। आर्मी को इस बात का पता चलते ही वो लोग लैब पर बॉम्ब गिराने निकल पड़ते हैं। कर्नल सबको इत्तला करती है कि उनके पास लैब से निकलने के लिए बस 3 मिनट है, जिसके बाद लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। डैन और उसकी टीम जब बाहर निकल ही रही थी तभी एलियंस उन पर हर तरफ से हमला बोल देते हैं, जिसमें डैन के कई साथी मारे जाते हैं। बचे हुए लोग जब लैब से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर और भी कई सारे एलियंस है कि तभी वह आर्मी भी आ जाती है, लेकिन वो एलियंस आर्मी की सारी गाड़ियां पलट देते हैं। और इससे पहले वो एलियंस डैन के पूरे टीम पर हमला करते थोड़ी ही देर में एयरफोर्स लैब पर बॉम्ब गिरा देती है, जिसमें लैब के साथ वहाँ मौजूद सारे एलियंस भी मारे जाते हैं और डैन के साथ उसके कई साथी घायल हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल कैंप में जब डैन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके अलावा सिर्फ उसका दोस्त चार्ली ही जिंदा बचा है। कैंप से बाहर आने पर उन दोनों को उनके टीम का एक और मेंबर मिलता है जिसका नाम था डोरियन। डोरियन फ्यूचर में तीसरी बार आया था, इसलिए डैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, जिस पर डोरियन बताता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और उसके पास बस 6 महीने का वक्त है, इसलिए बची हुई जिंदगी वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। अब यहाँ 2 सोल्जर्स आकर डैन को अपने साथ कर्नल के पास ले आते हैं। यहाँ उसे पता लगता है कि कर्नल असल में उसकी बेटी मूरी है। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देख काफी खुश होता है। मूरी डैन से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास कारण से बुलाया है जो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिर मूरी डैन को कैंप के अंदर ले जाकर फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मूरी का कहना था कि फीमेल व्हाइट स्पाइक काफी ताकतवर और गुस्सेल होती है जो जमीन के नीचे अपने अंडे देती है और फीमेल की हिफाजत सारे मेल एलियंस करते हैं जहाँ वो मरने और मारने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इधर से मूरी डैन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाती है जहाँ सफर के दौरान वो डैन को बताती है कि इस मिशन में वो फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़कर उसके डीएनए से एक टॉक्सिन बनाना चाहती है ताकि सारे एलियंस को मारा जा सके। यानी अगर फीमेल ही मर गई तो और एलियंस पैदा हो गए ही नहीं और मौजूदा एलियंस को मारकर वो इस दुनिया को बचा सकते हैं। अब वो उस जगह आते हैं जहाँ जमीन के अंदर फीमेल एलियन का ठिकाना था। मूरी डैन को वही रुकने का कहकर खुद कुछ सोल्जर्स के साथ जमीन के नीचे आती है, पर वो फीमेल कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। वो फीमेल आवाज लगाकर सारे मेल एलियंस को वहाँ बुलाती है और कुछ ही देर में सारे मेल्स उस जगह आते हैं। डैन ये सब देख मूरी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है, लेकिन मूरी और डैन दोनों वहाँ मेल्स का मुकाबला करते हुए वहाँ से दूर एक बीच पर आते हैं जहाँ एक भी एलियन नहीं था। इधर मूरी डैन पर भड़क जाती है यह कहकर कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों उतरा। डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें खतरे में कैसे छोड़ सकता था। यहाँ मूरी डैन को बताती है कि मैं जब 12 साल की थी तो तुम मुझे और मॉम को छोड़कर चले गए थे और कुछ सालों बाद तुम्हारी मौत हो गई और यही कारण था कि मूरी अब तक डैन से ठीक से बात नहीं कर रही थी। इधर डैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पास्ट में उसने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर्स उस फीमेल एलियन को लेकर अपने खास सेंटर तक आते हैं जहाँ कोई भी एलियन नहीं आ सकता था और इसी जगह उस फीमेल एलियन को कैद करके रखा हुआ था। मूरी उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका डीएनए निकालती है, लेकिन टेस्ट के दौरान उसे पता लगता है कि हजारों टेस्ट करने के बाद ही वो एक टॉक्सिन बना सकती है। काफी काम करने के बावजूद भी अब तक मूरी को एक परफेक्ट डीएनए सैंपल नहीं मिला था। उसी दौरान डैन वहाँ आकर मूरी को कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। आज डैन को यहाँ 7 दिन पूरे हो चुके थे, उसे अब जाना होगा। डैन मूरी से यहाँ एक सवाल करता है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर मूरी बताती है कि इस टॉक्सिन के बनने के बाद उसे 2022 में ले जाना तुम्हारा काम है, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन 2022 में
इस टॉक्सिन को बनाने के लिए काफी वक्त होगा और टॉक्सिन्स के बनने के बाद वो उस वक्त में जंग शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। इस दौरान उन्हें एक डीएनए 100% मैच मिलता है जिसे टॉक्सिन बन सकता था, लेकिन तभी वो फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर काफी मेलू सेंटर तक आ पहुँचते हैं। वो तादाद में इतने ज्यादा थे कि सबको मारना मुश्किल था। वो एक एक को मारते हुए फीमेल के पास आकर उसे आजाद कर देते हैं। दूसरी तरफ मोरी डैन को टाइम मशीन के पास ले जा रही थी, तभी फीमेल एलियन वहां आकर मोरी को घायल कर देती है। उधर पूरा सेंटर जल रहा था तो दूसरी ओर डैन मोरी को लेकर टाइम मशीन के पास आता है। इधर डैन मोरी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, वो उसे भी 2022 में ले जाना चाहता था, लेकिन तभी फीमेल वहां आकर मोरी को पकड़ लेती है। इससे पहले कि डैन मोरी को बचा पाता, टाइम मशीन उसे फिर से 2022 में भेज देती है, जहाँ उसके साथ चार्ली, डोरियन और कुछ और लोग भी थे। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देकर उसे बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजने के लिए कहता है। लेफ्टिनेंट हार्ट उसे बताती है कि जंप लिंक बंद हो चुका है, अब वो टाइम मशीन का यूज नहीं कर सकते, वो ये जंग हार गए हैं। यहाँ से जब वो अपने घर आता है तो पहले वो अपनी बेटी मोरी को कसकर गले लगाता है और रात भर उसके पास ही बैठता है। कुछ देर बाद जब एमी उसके पास आती है तब डैन उसे फ्यूचर के मोरी के बारे में बताता है। वो फ्यूचर में होने वाली जंग को रोकने के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले डोरियन से मिलता है और उससे एलियन का नाखून मांगता है, जो कि डोरियन ने फ्यूचर में जाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो दोनों उस नाखून को लेकर चार्ली के पास आते हैं। चार्ली उस नाखून पर टेस्टिंग करके डैन को बताता है कि इस नाखून में चाइना में फटे ज्वालामुखी की राख है। इधर डैन को याद आता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट ने बताया था कि एलियंस का पहला हमला रशिया में हुआ था, फिर उनके नाखून में चाइना की ज्वालामुखी की राख कैसे हो सकती है। इस बात का पता लगाने के लिए डैन अपने एक स्टूडेंट के पास आता है जो ज्वालामुखी के बारे में काफी कुछ जानता था। वो स्टूडेंट उन्हें बताता है कि आज से हजारों साल पहले चाइना में ज्वालामुखी फटा था, जिसकी लहरें रशिया तक भी पहुंच गई थी और फिर वो राख में बदलकर वही जम गई, लेकिन कुछ समय बाद वो जगह बर्फ से ढक गई। ये सब सुनने के बाद उन्हें समझ आता है कि जरूर उस वक्त कोई एलियन शिप वहाँ आई होगी, लेकिन बर्फ की चादर से वो शिप बर्फ के नीचे ही दब गई और जब बर्फ 2051 में पिघल गई तो वो एलियंस धरती पर आ गए होंगे। अब यहाँ से वो डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास आकर उन्हें सारी थियरी बताते हैं और रशिया जाकर सभी एलियंस को जंग शुरू होने से पहले ही मारने को कहते हैं, लेकिन उस ऑफिसर को उनकी थियरी पर यकीन नहीं था, इसलिए वो तीनों खुद वहाँ जाकर उस एलियन शिप को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं। अब यहाँ से डैन अपने पिता से मदद मांगने जाता है क्योंकि वो एक पायलट थे और उनके पास प्लेन भी था। डैन अपने पिता को सारी बात बता देता है और कहता है कि हमें उन एलियंस को मारने के लिए रशिया के ग्लेशियर आइलैंड पर जाना होगा। इस पर डैन के पिता मदद करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन लेफ्टिनेंट हार्ट की मदद से काफी सारा टॉक्सिन बना चुका था, जिसे लेकर वो रशिया चले जाते हैं। डैन अपनी एक टीम बनाकर उस ग्लेशियर आइलैंड तक आता है और एक ब्लास्ट करके उस जगह का बर्फ हटाता है। जब वो नीचे आते हैं तो वाकई में वहाँ एक एलियन शिप थी जिसके अंदर काफी सारे एलियंस की लाशें थी और कुछ एलियंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए सो रहे थे। वो लोग टॉक्सिन्स निकाल कर सो रहे एलियंस को मारने लगते हैं, लेकिन इस दौरान फीमेल एलियन जाग जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। अब इधर डोरियन जो था वो लड़कर मरना चाहता था, इसलिए वो सभी को शिप से बाहर जाने का कहकर पूरे शिप को ब्लास्ट करने का फैसला करता है। इसके बाद वो सभी एलियंस एक एक करके बाहर आने लगते हैं, इसलिए जल्दी से डोरियन शिप को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें डोरियन भी मारा जाता है। अब बस चार्ली, डैन और उसके पिता ही बचे थे। डैन के पिता उसे बताते हैं कि एक एलियन अभी भी बचा है और वो भाग गया है और ये एलियन और कोई नहीं बल्कि वही फीमेल एलियन थी जिसने फ्यूचर में अपना आतंक मचाया था। वो लोग उस फीमेल एलियन को ढूंढकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो फीमेल डैन पर हमला कर देती है और अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पिता बीच में आ जाते हैं और उस फीमेल एलियन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस वजह से वो फीमेल अब डैन के पिता की तरफ मुड़ गई थी। इससे पहले वो उन्हें मार देती, डैन एक टॉक्सिन सीधे उस फीमेल के मुंह में घुसा देता है, जिससे उस फीमेल का चेहरा गलने लगता है और वो खाई से नीचे गिरकर मारी जाती है। डैन ने बड़ी बहादुरी से फ्यूचर में होने वाली जंग को होने से पहले ही टाल दिया था। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। डैन के पिता भी उसके साथ उसके घर आते हैं, जहाँ डैन ये फैसला करता है कि अब वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसका परिवार बिखर जाए। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।